बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। अपोजिशन की नई सफ़बंदियां। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास हुआ है। इस इजलास में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया है और अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी कुछ हिदायत जारी की हैं साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से, और FIA को और वजारत ख़ारजा को टास्क सौंप दिया है कि तमाम जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको ज़ेर गौर लाया जाए और नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए, मुकदमात का सामना करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। इस हवाले से बरतानवी हुकूमत को पहले ख़त लिखा था, अब एक और ख़त लिखने का भी फैसला किया गया है। बहरहाल हुकूमत नवाज शरीफ को वापस कैसे लाएगी, क्या ये सब इतना आसान है, इस पर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और अपोजिशन की गिरफ्तारियों के हवाले से भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के बाद अब किसका नंबर है, क्योंकि शेख रशीद साहब बारहा ये कहते रहे, अब भी कह रहे हैं कि दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी, वो अपने इस बयानिए पर कायम है। तो अब अगला नंबर किसका है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी तलब किया है नैब ने। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नैब की जानिब से वजाहत आई है कि कुछ मालूमात के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फिलहाल अभी तारीख उनके लिए नहीं बताई गई, लेकिन बहरहाल उनके भी इम्कानात या खबरें चल रही हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अपोजिशन का अगला स्टेप क्या होगा? क्या अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी, इन हाउस तब्दीली के लिए कुछ सोच रही है, या हुकूमत को जितना मैक्सिमम परेशान किया जाएगा कर सके? और इतनी गिरफ्तारियों के बाद, बड़ी गिरफ्तारियां अगर हो जाती हैं, तो क्या उसके बाद भी अपोजिशन इस पोजीशन में होगी कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सके, कोई बड़ी तहरीक चला सके? इसके अलावा जो अहम बात है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर एक बार फिर से पार्टी के उमूर संभाल लिए हैं और वो खुद मैदान में आ गए। वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। 1 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी का इजलास भी तलब किया है, इस इजलास की वो सदारत करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा का जो एक अहम तरीन बयान है, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 30 से 40 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन हाथों में फैसला नवाज शरीफ साहब का ही होता है, और जो मेरा और नवाज शरीफ का बयानिया है उसका बोझ हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यकीनन अब महाज आराई ही नज़र आ रही है और किसी सूरत मफाहमत की सियासत PMLN की जानिब से होती नज़र नहीं आ रही है इस बयान के बाद। और इस बयान के बाद एक और बड़ा अहम सवाल उठता है, वो ये कि नून से शीन वाकई में निकल गया है या फिर नून से शीन निकलने का तासुर ही खत्म हो गया। नवाज शरीफ साहब ने तो पार्टी उमूर संभाली है। एक ब्रेक के बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार असद महमूद साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट कमर चीमा साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा। नई सफ़बंदियाँ अपोजिशन ने शुरू कर दी हैं लीडर की गिरफ्तारी के बाद, हुकूमत के लिए परेशान कुन होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। ये पिछले कई हफ्तों से जो कुछ आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, सियासी सरगर्मियों की बात कर लें, यानी आप एक तरफ इंडिया को LOC के ऊपर गोलाबारी करते देखते हैं, नरेंद्र मोदी आपको धमकियां दे रहा है, इतनी हालात ओवरऑल रीजन के ख़राब है, मुल्क के अंदर जिस तरह की सिचुएशन है, कोरोना से अभी आप निकले हैं, और सी व्हाट योर पॉलिटिकल पार्टीज आर डूइंग, वाई? बिकॉज दे आर आउट ऑफ पावर। और मुझे एक चीज़ बताएं, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, और जिसको कहते हैं मैं जब जितना मैं सोचता हूं मेरा तो दिमाग मऊफ होता जाता है। आप जवाद क्या सोच सकते हैं कि एक क्रिमिनल शख्स जो है, इश्तिहारी है और भगोड़ा है, वो 2-2 घंटे आप उसको टीवी पे सुन रहे होते हैं, और वो लाइकवाइज मतलब लाइव नशरियात की बात आप करते हैं, और उन नशरियात के अंदर वो आपकी स्टेट को चैलेंज करता है, वो आपकी मुसल्लह अफवाज को चैलेंज करता है। या आपने कभी किसी और मुल्क में इस तरह की कोई बात देखी है? और उससे भी हटके इसके बाद बिल्कुल अल्ताफ स्टाइल के अंदर जिस तरीके से आप पार्टी को, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, ये जो चलते हुए देख रहे हो, डू यू रियली बिलीव कि इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं? मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ी गलती है वो तो है इस सिटिंग गवर्नमेंट की। आप उनसे कि जब उनसे बात करो जी कि आप, अच्छा वो आए थे किस लिए, कि हम इनका मुहासबा करने के लिए आए हैं, हम इनका जो करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। कि कुछ भी गैर जमहूरी या गैर आईनी नहीं कहा उनके कायद ने। ओ भाई, आप मुझे एक चीज समझा देना, अगर गैर कानूनी गैर जमहूरी नहीं है,
एक औरत है जिसको सजा हुई है, शी इज अ मुजरमा, और वो उठा के 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये सारा कुछ जवाब आप मुझे बता दें कि क्या तो सर फिर ये पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन की आइन और अगर कानून ये अगर तो सारी आइन और चीजें कानून इजाजत देती अगर हैं? तो आइन और कानून इजाजत नहीं देता तो फिर हुकूमत की कमजोरी है गिरफ्तार न करना, या फिर तो यही जो यही इदारे तो हैं मैं जिन्हें आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, प्रोसिक्यूशन की ये कमजोरी। सिर्फ आपके प्यारे पाकिस्तान में हो रहा है कि ये जो जो सारी चीजें आपके सामने एक लिहाज से आ रही हैं। आपने कहा जी कि इनकी लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है, उन्होंने तो बड़ी खुशी खुशी जाके अपने आप को हैंड ओवर किया, सो मच सो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी दरखास्त भी वापस लेता हूं। यानी कि देखिए, एक मैं आपसे बताऊं, चाहे वो बड़ा भाई है चाहे वो छोटा भाई है, इनसे इस तरह की सोबतें बर्दाश्त, तकलीफें बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि ये पब्लिक में जाएं, ये गैदरिंग्स के अंदर जाएं, ये रैलीज को लीड करें, ये मुख्तलिफ तरह के मतलब ओके जलसे जुलूस करें। दे कांट डू इट। इस तरीके से नहीं चलने वाला। ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक कमरे के अंदर अब कह तो रहे हैं सर कि लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी, अपोजिशन ये कह तो रही है। और एक कुछ माजी भी बताता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर से डिस्क्वालीफाई होने के बाद में उनकी जो वापसी थी बरास्ता मोटरवे, वो भी एक भरपूर उन्होंने एक एहतजाजी तहरीक ही चलाई थी, कर चुके हैं सब। हाँ हाँ, वो भी तहरीक का हमने नज़ारा किया था। वो जीटी रोड के जरिए गए थे, और जीटी रोड से मेरा ख्याल है वो खानदान आज तक नहीं भूला होगा जो इनकी जीप से लग के और इनकी टायर से लग के जिस बच्चे की सर आप जो है फौतगी हो गई थी, और कभी उसके घर जी घर भी नहीं जाना ने हुआ था। ये सारी देखें, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। हमें मेरा ख्याल है इस कल्ट में से निकलना होगा, इस पॉलिटिकल सिस्टम को हमें नए सिरे से देखना होगा कि क्या वाकई ये सारे लोग जो हैं, या सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो पाकिस्तान की हमदर्द हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करती हैं, और फॉर दैट मैटर ये अपने जराम के ऊपर, अपनी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए सारा कुछ करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रही हैं। चीमा साहब, आप एग्री करेंगे असद महमूद साहब के पॉइंट से? और दूसरा ये भी बताएं कि हुकूमत के लिए कितनी परेशान कौन है अपोजिशन की अब ये नई मूवमेंट जो है, क्योंकि पहला जलसा जो है वो कोयटा में करने जा रहे हैं 11 अक्टूबर को, फिर अगला ही रोज जो है वो एक तारीखी दिन भी है उस हवाले से 12 अक्टूबर का। देखिए, मैं इसमें ये चीज समझता हूँ कि भले मैं कोई कर्नल साहब आप कोई भी कहें, लेकिन आखिरकार फैसला जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने करना है। अगर पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला करना है कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने पावर में आना है, तो फिर ये ऐसे ही होना है, क्योंकि ये अवाम का फैसला है। और आपके पास सिस्टम ही वो है जिसमें आपने अवाम को ये हक दिया हुआ है कि वो मुल्क के अगले 5 साल का फैसला करें। सो अगर अवाम ने नवाज शरीफ साहब को लेके आना है, बिलावल साहब को लेके आना है, तो फिर ऐसे ही है। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी क्या हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि जो हुकूमत है वो कन्फ्रंटेशन करेगी। जिस तरह ऑपोजिशन जो थी उसने कन्फ्रंटेशन की थी, जिस तरह पीटीआई ने धरने किए थे, तो ऑपोजिशन ने उस वक्त जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, ना उन्होंने कुछ माना था, ना प्रेशर लिया था, और उनको कहा था जहां मर्जी जलसे करें। तो ये भी उनको कहेंगे जहां मर्जी जलसा करें। लेकिन मैं समझता हूँ सारी सियासी जमातें जो हैं ये 2023 के इलेक्शन के लिए खेल रही हैं। ये साल 6 महीने 1.5 साल की गेम नहीं है। ये गेम जो है ये 2023 के इलेक्शन की है, और ये ऐसे ही होगा कि 2023 का इलेक्शन होगा, और ये 3 साल में इतना मोमेंटम बिल्ड करेंगे, इतना मोमेंटम बिल्ड करेंगे, या तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जाएंगे, पीटीआई के जो अपने बैगेज होगा यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाएं। ये चीजें जो हैं वो बड़ी अहम है। इन सारी चीजों को थोड़ा हमें इस पैराए में, इस में लेके आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि पीटीआई स्ट्रांगली प्ले कर रही है। जी ठीक, चीमा साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा जरूर। यकीनन ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि असद महमूद साहब का तो पॉइंट था कि अगर कोई मुजरिम अदालतों से तो वो 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है या नहीं कर सकता। असद महमूद साहब, नवाज शरीफ साहब को हुकूमत कैसे वापस लाएगी? आज इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हर सूरत उन्हें वापस लाया जाए, और जो वजारत खारजा है FIA, इन्हें बाकायदा तौर पर टास्क भी सौंप दिया गया। आपको लगता है कि ये इतना आसान है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं तो इसको इस एंगल से कहूँगा, आसान और मुश्किल तो एक अलग चीज़ आ जाती है। देखिए, ये जो हुकूमत है, मैं मतलब ये कोई ऐसे कोई बच्चों की हुकूमत तो नहीं थी ना कि एक शख्स इनकी आंखों में मिर्चें डाल के चला गया कि जी नहीं वो अभी गया, प्लेटलेट्स गिर गए, ऊपर आ गए, नीचे चले गए।
और अब देखें जब आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो लगता था उसको किसी तरह की कोई बीमारी छू कर भी नहीं गुजरी। तो आई वुड सिंपली से यस, नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द इंटायर सिस्टम आपके मुल्क का जो है वो उसके अंदर वो मिर्चें डाल के, नो इट्स परफेक्टली ओके। आपका किसी तरह का कोई एग्रीमेंट यूके की गवर्नमेंट के साथ है ही कोई नहीं। और देखिए यूके की गवर्नमेंट इज फेमस, हो सकता है कोई मुआहदा कर सकते हैं। सुनिए ना, ये देखिए वो नहीं, आप वुड सिंपली से देखें, यूके के अंदर जो शख्स वहां पैसे लेके जाता है, इररिस्पेक्टिव वो मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके जाता है, वो हुंडी से या कैसे लेके जाता है, जहां उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो तो ही इज अ वेलकम गेस्ट इन यूके। मैं हकीकत आपको बताऊं, बड़े बड़े मुजरमों को आप वहां पर देखते हैं पनाह लेते हुए। अल्ताफ हुसैन आप भूल तो नहीं गए ना किस तरीके से उन्होंने रखा, उसको नेशनैलिटी भी दे दी। दैट इज व्हाट इट इज। और बिल्कुल ये तो मोल है एक लिहाज से, दे आर गोइंग टू बेसिकली वर्क अगेंस्ट पाकिस्तान। अब तो सारी चीजें आपको सामने आ गई हैं। एंड स्टिल इफ यू से जी कि नहीं, इनको कोई पाकिस्तान का कोई दुख है, तकलीफ है, आवाम का दुख तकलीफ है, स्टिल अगर हम इन्हीं ड्रीम्स के अंदर हैं, इनको देख लें कि 1981 से इनको आपने पावर के अंदर देखा, 9 सालों के, उस 9 साल को छोड़ के, यस दिस पार्टी हैज बीन इन पावर एंड सी इन्होंने किया क्या है। इनके भाई की जो मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तानें आपको नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ तरह के पैसों को चक्कर दिए और फिर बाहर लेकर गए, जो नोटों की गड्डियां, जिस तरीके से घरों पे उन 9 सालों में जो मुकदमात बने, जो पार्टी पर सख्तियां की गई, उन्हें भी तो इंक्लूड करें ना सर। इसके अलावा जब जब हुकूमत में नहीं रहे। नहीं, मैं एक आपसे अर्ज कर दूं, किसी तरह की जवाब, किसी तरह की कोई सख्ती नहीं हुई। दैट इज व्हाट मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ से इंतहाई शिकायत है पार्टी उमूर कि भाई चलाने जब के लिए एक पार्टी के बड़े लीडर्स इतने ज्यादा असीर हो गए थे कि अगर आप बात सुने, आप किसी भी शख्स को कहें भी तुम 2 दफा वजीर आजम हो जाओ, हम आपको 12-16 महीने जेल में डाल देंगे, हर दूसरा पाकिस्तानी खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का। व्हाट आर वी टॉकिंग यार। देखिए बात ये आ जाती है कि परवेज मुशर्रफ ने क्यों जाने दिया इनको सऊदी अरब में। चेंज हो जाएगा, लेकिन आप चाहिए ना, सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए, सारा एनआरओ दे दिया। ये कहते थे जी नहीं हमें तो जान छुड़ा के भागे, हम तो किसी मुआहदा करके नहीं आए। वो पता चला 5 नहीं 10 साल का मुआहदा करके गए थे और अभी भी यही कुछ कर रहे हैं। आप इमेजिन करें। चीमा साहब, एक पॉइंट बहुत वैलिड है असद महमूद साहब का, वो ये कि पीएमएलएन की एक तारीख तो बताती है कि ये जब तहरीक की बात करते हैं लेकिन मुआहदे करके चले जाते हैं, ये तो माजी है। इस माजी को सामने रखते हुए अगर नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर कोई अपोजिशन की तहरीक चलाना चाहेंगे तो उसमें अवामी मोमेंटम उतना ज्यादा, मतलब अवामी इन्फ्लुएंस आ सकेगा इतना ज्यादा? देखिए मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस हद तक जो है वो अपोजिशन करेंगी या इस हद तक पब्लिक को मोटिवेट करेंगी कि पब्लिक उसे फटीग ना समझे। क्योंकि आज के दौर में स्पेसिफिकली मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन से बैठकर पार्टी या अपोजिशन को चलाएंगे, पीएमएलएन अपने कारकुनान को उतना चार्ज कर सकेगी? क्योंकि पहले अगर माजी देखें तो ये मुआहदा करके जा चुके हैं। देखिए मुआहदे अपनी जगह पे, माजी को मैं डिस्कस किया जा सकता है, हम माजी में रह नहीं सकते, लेकिन माजी को सामने रखकर फैसले तो जरूर किए जा सकते हैं, मिसालें तो दी जा सकती है ना। हाँ नहीं, इनको चीमा साहब ठीक कह रहे, माफ कर दें इनको, 7 खून माफ है इस खानदान को। जी चीमा साहब, कोई नहीं इनके लिए। देखिए मैं ये समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे फैसले अवाम ने करने हैं। मैं और आप ये फैसला नहीं कर पा रहे। मैं आपका तज्जिया ले रहा हूं सर, फैसला नहीं तज्जिया। आपको लगता है पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब अपने कारकुनान को इतना चार्ज कर लेंगे कि विदाउट मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर में जलसा हो और पीएमएलएन एक बड़ा क्राउड इकट्ठा कर ले, या पेशावर में या कोयटा में या कराची में? सर आपको पता है कि लाहौर पीएमएलएन का गढ़ है, सेंट्रल पंजाब पीएमएलएन का गढ़ है। और अगर आप देखें कि अगर पीएमएलएन ये चाहे कि लाइफ स्टैंड स्टिल करनी है तो फॉर सम टाइम वो लाइफ को रोक सकते हैं इन इलाकों में। ये आप चीज छोड़ दें। आपको पता है कि लाहौर की बड़ी वर्थ वैल्यू है। अगर एजिटेशन की पॉलिटिक्स करनी है और मियां साहब ने ये फैसला कर लिया तो लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारा सेंट्रल पंजाब की बड़ी वर्थ है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन पार्टियां इस हद तक ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस नहीं करेंगी, वो लोगों को इतना मोबिलाइज नहीं करेंगी, क्योंकि ये फटीग है। इमरान खान साहब की मिसाल 126 दिन की आपने सामने है, धरने किए, क्या क्या किया, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो कुछ ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन वो चीमा साहब हुकूमत तो नहीं गिरा सके थे 126 दिन बाद, लेकिन इतना मजबूर कर दिया था कि पीएमएलएन अगर इलेक्शन नहीं जीत सकी। देखिए यही चीज है, मैंने पहले आपको तज्जिये में यही कहा जवाद साहब के ऑपोजिशन भी यही करना चाहती है कि इमरान खान साहब को इतना क्रिटिसाइज करो, इतना शोर मचाओ, कुछ वो खुद गलतियां करेंगे, कुछ ये शोर डालेंगे
तो अगला इलेक्शन इमरान खान साहब हार जाए, क्योंकि इस वक्त जो समझ आ रही है मुझे चीमा साहब ब्रेक पर जाना है, आपका एक और मौकिफ लेना चाह रहा हूं। असद महमूद साहब ने कहा था कि मरियम नवाज साहिबा 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई मुजरिम हो, कोई इश्तिहारी हो, मफरूर हो, या मियाँ साहब वहां से खिताब करें वीडियो लिंक के जरिए, वो चैनल्स पर नशर हो, ये सब पाकिस्तान में ही पॉसिबल है। क्या ये गैर कानूनी है? जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ भी गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं किया। देखें, मैं ये समझता हूं कि जो अगर पैमरा है और हुकूमत ने इसको अगर दिखाया है और चैनल्स ने दिखाया, तो पकड़े आप चैनल्स को जिन्होंने दिखाया और जिन पैमरा आपके पास है। तो अगर दिखाया तो इसका मतलब है कि अगर नवाज शरीफ साहब की या मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर है। वो लोग समझते हैं कि इन लोगों को अगर ना सुनाया तो वो जो एक पर्सपेक्टिव है जी कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन की आवाजें दबा रही है, और जो पहली बात हो रही है जी कि मीडिया थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम हुआ है, यहाँ पर कानून की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अवाम के पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे। चीमा साहब उस चीज पे आइए ना कि क्या वाकई आइन और कानून के मुताबिक है। इसका मतलब है सारे मुजरिमों को अलाउ कर देना, लाउड स्पीकर दे दें, टीवी दे दें, और वो सारे पाकिस्तान को एड्रेस करें। फिर सर जी, इसमें मुझे एक बात बता दें, आप कितने मुजरिमों की करोड़ों की फॉलोइंग है, आप उस बंदे को माइक दे सर फॉलोइंग की बात नहीं है। अगर एक आपको सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सजा दे चुकी है, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट यार, फॉर गॉड सेक। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम किस इसके ऊपर ये कौन सा एनालिसिस है कि जी अगर किसी के फॉलोअर्स हो गए, उसने कत्ल किया है, इसका मतलब उसको कत्ल माफ कर दें कि भी उसके फॉलोअर्स बढ़े हैं। कोर्ट बात करे ना, कोर्ट फैसला करे कि मरियम नवाज नहीं प्रेस तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं और आप फैसला देने वाले नहीं, बट आई डू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक है, चले ब्रेक पर जाते हैं, चीमा साहब, असद महमूद साहब ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी तलब ही हुई, फजलुर रहमान साहब से भी मालूमात के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के गिर्द भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिनमें आसिफ जरदारी साहब हों, फरियाल तालपुर साहिबा हों, फर्द जुर्म उन पर भी आयद कर दी गई है। तो क्या इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अगर आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां मजीद बढ़ती हैं तो अपोजिशन इस पोजीशन में रहेगी कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। असद महमूद साहब, अपोजिशन लीडर्स के गिर्द घेरा शिकंजा तंग होता जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब हों, फरियाल तालपुर साहिबा हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो ऐसी सूरत हाल के बाद अपोजिशन एक तहरीक तो हुकूमत के खिलाफ शुरू करने जा रही है, लेकिन इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सके? आई डोंट थिंक सो। मैं क्या आपसे अर्ज करूं कि ये जो आपकी अपोजिशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये आपको लगता तो ऐसे कि ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बेइंतहा बदएतमादी है। उसकी मैं आप एग्जांपल आपको ऐसे करूंगा। इकट्ठे तो बैठ रहे हैं, ये जलसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी दे अंडरस्टैंड, भाई अगर ये साथ ही अगर हुकूमत ओके आर्मी से अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ कि मिल रहे थे, तो उनको ये भी है कि भी वो जो एक्स गवर्नर ज़ुबैर साहब हैं वो किस खाते में एक लिहाज से मिल रहे थे। तो बदएतमादी तो एक लिहाज से है, और फ्रेंकली स्पीकिंग नून पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। तो जब आप इस तरह की एक बदएतमादी विद इन दी अपोजिशन एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर एक तो स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। दूसरी, आप मुझे ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं कि मतलब उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि सिंध की हुकूमत को एक लिहाज से वो फारिग कर दें, और आगे यू नेवर नो कि इसके बाद सिचुएशन एक लिहाज से होती क्या है। अगर ये हंगामे करते हैं, जलसे करते हैं, और कि दंगा मुश्ती होती है या फिर अनारकी फैलती है, हालात ख़राब होते हैं, तो यू नेवर नो वेयर ऑन विच साइड द कंट्री कैन गो। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, मेरा ख्याल है कि इन सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को, और उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ सूरत हाल पैदा होता देख रहे हैं की बात है जी। नहीं, मैं आपसे वही देखे ना, अब एक तरफ इट इज़ नॉट ओनली, आप सोशल मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया पे जो प्रोपिगेशन हो रही है वो देख लें। 5th जनरेशन वॉरफेयर की मैं आपसे बात करूंगा, मजहबी मुनाफरत जिस तरीके से फैलाई जा रही है, और उसी को फैसिलिटेट आपकी ये अपोजिशन या पोलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आप ज़रा इंडियन मीडिया को तो देखें, वो तो बगलें बजा रहे हैं, उनको तो किसी तरह का काम करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा फर्स्ट क्लास काम ये आपकी अपोजिशन एक लिहाज से कर रही है। मैं एक आपसे अर्ज़ करूँ, ये इसी तरह की सिचुएशन थी जो आपने लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर और फिर इराक के अंदर देखी थी। इट इज़ नॉट दैट मैं कोई खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने हम लोग हैं ना, जो कि फ़र्ज़ करो कोई कहते जी ये फ़लाँ पार्टी का लीडर है, फ़लाँ पार्टी का लीडर है, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरे लीडर के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है,
मैं इतना आपसे अर्ज करूंगा, ये शहबाज शरीफ के कोई 7 अरब रुपए नहीं है, ये तो अरबों की बात है। ये तो सिर्फ 7 अरब रुपए सामने आए हैं। साबित तो नहीं ये होते ना दोनों सर, यही पॉलिटिकल तो वो अभी पार्टीज भी कह रहे हैं कि अगले 250 साल में भी साबित नहीं हो पाते। पहले भी 125 दिन हिरासत में रखा, फिर छोड़ दिया। ऑपोजिशन को तो मौका मिलता है। देखिए ना, ये अगर हजारों कागजात तैयार हुए, नैब ने तैयार किए और शहबाज शरीफ के खिलाफ तैयार किए, जिस तरह के मुकदमे अब जरदारी साहब तो के वो खिलाफ सामने नहीं आते ना सर। शहबाज शरीफ साहब बार बार यही कहते हैं कि एक धेले की करप्शन कोई साबित नहीं कर सका, बस सिर्फ अंदर कर देते हैं। और सर वही तो आप सर्च करो, धेले की तो करप्शन की नहीं ना इन्होंने, तो अरबों की करप्शन की है। नेचुरली वो आपने पकड़नी है, धेलों पे आपने थोड़े जाना है। धेले तो ये किसी सूरत में देखे ना, और ज्यादा क्यों दूर जाते हैं यार। अगर एक शख्स सीएम पहले 125 दिन हिरासत में रखा, पंजाब के खर्चे पे चल रहे हैं, फिर वो वायबल। देखिए मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम सब पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। अगर कल जमानत कैंसिल हुई तो वो लाहौर हाई कोर्ट से कैंसिल हुई है। सर ये वही लाहौर हाई कोर्ट तो ये कह सकते हैं, लेकिन उनके चाहने वाले तो यही कहते हैं ना कि 125 दिन हिरासत में रखा, फिर जमानत हो गई। अगर इतनी करप्शन वही तो अर्ज कर रहा हूं, इसके बाद होगी ना जमानत। अभी तो आए ना अड़ेके के अंदर जिसको कहते हैं, अब तो सारी चीजें बताएंगे ना आप। मुलाजमीन जो हैं, जो चीमा साहब आप मुत्तफिक हैं इस पॉइंट से जो असद महमूद साहब का है कि अब सही मायनों में शिकंजे में आ गए हैं, और दूसरा ये कि ऑपोजिशन इस पोजीशन में है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा कर सके? देखिए मैं समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने जो केसेस हैं। अच्छा, आपका पिछला जवाब भी यही था कि मुश्किल जरूर पैदा कर देंगे, लेकिन मैं आसिफ जरदारी साहब पर फर्द जुर्म आयद हुई, फरियाल तालपुर साहबा पर फर्द जुर्म आयद होती है, शायद खाकान अब्बासी साहब को फिर तलब किया गया, कल उनकी पेशी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी थोड़ी सी वजाहत आ गई कि चले उन्हें मालूमात के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया उन्हें भी जाएगा। अगर ये बड़ी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, फिर अपोजिशन कहां स्टैंड कर रही है? देखिए मैं समझता हूँ ये सारी गिरफ्तारियां जो हैं वो एट ए टाइम नहीं होंगी। ये अगर हुई भी तो इसी तरह, ये किसी एक की होगी, दूसरे की होगी। लेकिन एक बात बताऊं, आपने अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो अकाउंटेबिलिटी फिर इस तरह करें ताकि एटलीस्ट उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जब चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, जब लोगों को रिलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं, जब जो राना सनाउल्लाह के साथ जैसे हुआ, चीजें शो अप नहीं कर पाते, तो उससे फिर ये होता है कि ऐसे लगता है कि ये जुल्म हो रहा है इनके साथ। सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, शहबाज शरीफ साहब खुद माजी में सुप्रीम कोर्ट की जो ख्वाजा साद रफीक के केस के ऊपर जो जजमेंट आई थी वो सामने है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने करप्शन नहीं की, भाई करप्शन किया लटकाएं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उनको जेलों में भी डाल देते हैं, कुछ निकलता भी नहीं है, और फिर कहते हैं ये चोर हैं, डाकू। भाई डाकू हैं, इन डाकुओं को पकड़े ताकि हम हमेशा के लिए इनको वोट ना दें, ताकि लोगों को पता चल जाए इनको वोट नहीं देना। ये क्या होता है, बंदे को पकड़ा फिर छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ दिया, कुछ निकला नहीं है, और टीवी पे ट्रायल चलते रहते हैं। ये बातें किसी हद तक उनकी बात में वजन है। जो अहम बात मैं करना चाहता हूं कि हुकूमत क्या कर सकती है, मैं समझता हूं कि हुकूमत वही करेगी जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में किया था। वो इनको एजुटेशन करने देगी, शोर डालने देगी, जहां मर्जी जलसा जलसा जुलूस खेलो, और कहेगी कि भाई अब कर लिया, अब घर चले जाओ। देखिए अवाम के पास इतना टाइम नहीं है कि अवाम जलसों में जाएं। अवाम ने अपने कारोबार करने हैं, मजदूरी करनी है। लोग कोरोना में फंसे हुए थे, लोगों के कारोबार नहीं, लेकिन एक बात तो तय चीमा साहब के ऑपोजिशन की कुछ हिकमत अमली है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर पैदा कर सकती है। एक तो 11 अक्टूबर के दिन का इंतखाब करना, दूसरा पहला जलसा कोयटा में करने जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अचकजई साहब की भी जमात है, और इसके अलावा मैंगल साहब भी अब हुकूमत में नहीं रहे। ये लोग एक मॉब तो इकट्ठा कर लेंगे ठीक ठाक पहले ही जलसे के अंदर। देखिए मॉब इकट्ठा करना मकसद नहीं है, एक जलसा कर लिया। ये सारे क्या करेंगे कि मोमेंटम बनाना चाहते हैं, कोई बड़ी रैली करेंगे अगले साल के शुरू में। देखिए ये आज काम शुरू करेंगे, सितंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च तक लेके जाएंगे। तो ये एक हुकूमत के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं, मीडिया अटेंशन लेना चाहते हैं, जो समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो शो करना चाहते हैं। ऑपोजिशन का क्या काम होता है, यही काम होता है। लेकिन वो समझ रहे हैं सिर्फ टीवी पे बात करने से बात नहीं बनेगी, टीवी के जरिए अवाम तक पैगाम ना पहुंचाएं, एक्चुअली ग्राउंड पे जाकर, रोड्स पे जाके करें। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। पहले असद महमूद साहब से इसका मौक़िफ़ लेता हूं। असद महमूद साहब, नून से शीन निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मियां साहब ने खुद टेक ओवर कर लिया पार्टी पर? देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूं, नून हो, शीन हो, काफ हो, ऐन, लाम, गैन, वट एवर इट इज, मैं एक चीज आपसे ये बता दूं,
ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्पेशली नून लीग में आपसे बताऊं बड़े बुरे तरीके से पूरे पाकिस्तानियों के सामने ये क्लास एक्सपोज हुए हैं कि अवाम के सामने कुछ और करते हैं, टीवी पे आके कुछ और बातें करते हैं एंड बिहाइंड द सीन ये डीलों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। सो मच सो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इनके साथ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट। एंड इफ़ यू रिमेंबर कि सर अगर एपीसी देखें, जो आखिरी एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब को उनसे रिक्वेस्ट की गई थी बिलावल साहब की तरफ से कि आप वीडियो लिंक के जरिए आ जाएं। उनके बगैर एपीसी नहीं हो रही थी। आप कह रहे हैं उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। मुझे एक चीज़ आपसे अर्ज कर दें, पीपल्स पार्टी ने बड़ा खूबसूरती से इनको ला के एक्सपोज किया है और पीपल्स पार्टी एक बड़ी, मैं हकीकत बताऊं, उसने बड़ी मार भी खाई है, बहुत ही मेच्योर जमात है और नून से वो ज़्यादा मेच्योर हैं। लेट मी टेल यू, दे अंडरस्टैंड हाँ किस तरीके से एक लिहाज से लेके चलना है। और देखें जो भी आप कुछ कर लें, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव कभी ऐसा नहीं आएगा कि वो स्टेट के खिलाफ चले जाएं, वो अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ एक लिहाज से चले जाएं। ये नून, वाई, बिकॉज इनके ऊपर सही मानों में ये हाथ पड़ा है। अब जब ये हाथ पड़ा है तो ये तड़प रहे हैं, ये अपने माल को बचाना चाहते हैं, अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं और अवाम को सामने लेकर आ रहे हैं। और नैरेटिव क्या है, स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं। साहब, नून से शीन निकलेगी या ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया मियां साहब की पार्टी को दोबारा टेक ओवर करने के बाद? देखिए, ये नून से शीन, ये पुरानी बातें हैं कंफ्यूजन फैलाने की। देखिए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तब भी नहीं कुछ हुआ था जब मुशर्रफ साहब ने कहा था, और वो बड़ा मुश्किल टाइम था, इनको बाहर भेज दिया गया था, डील हो गई, सब कुछ हो गया। ये बातें ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और रह क्या गया है? नहीं सर, अगर एक मैयम नवाज साहब का एक बयान सामने रखें, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब 30 से 40 साल से सियासत कर रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का ही होता है और जो मेरा और मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। ये बयान तो साबित करता है कि शहबाज शरीफ साहब से कुछ ना कुछ मुखालिफत चल रही है। देखें, पूरी हर घर के अंदर, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव होते हैं और फिर वो जो सिस्टम होता है जी, कि जो पार्टी का हेड होता है वही फैसला करता है। ये बातें तो शहबाज शरीफ भी 10 दफा कर चुका है कि जी हर आखिरी फैसला नवाज शरीफ का होगा। इसमें कोई नई बात तो नहीं की, लेकिन क्योंकि मरियम ने कह दी तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो दूसरी बात है जी के बयानियां उठाना मुश्किल काम है, मैं समझता हूं कि जो मरियम का और नवाज शरीफ का बयानिया है वो आजकल मुश्किल बयानिया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पार्टी की बहुत बड़ी लीडरशिप और पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, पहले क्वेश्चन लेते थे शहबाज शरीफ साहब का, और वो जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था उसको नहीं टेक ऑन करते थे, शहबाज शरीफ साहब को टेक ऑन करते थे कि भाई थोड़ा मुफाहमत की बात करते थे। अभी वो चीज खत्म हो गई है, ट्विटर ऑन हो गया है। अभी उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया, आपको पता है, और जो वर्किंग कमेटी का भी इजलास बुला लिया 30 को और 2 को। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीजें, ये मोमेंटम बिल्ड करेंगे? क्योंकि वो समझते हैं ना कोई डील का तासुर तो खत्म हो गया ना सर, उनको खुद पार्टी में टेक ओवर करने के बाद। देखिए, वो तो शीन, तो मैं तो इसको समझते नहीं हूँ। ये तो आपको पता है, शेख साहब इस तरह के अच्छे अच्छे बयान दे देते हैं कि मीडिया उनको पकड़ लेता है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसकी रियलिटी। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे, शेख साहब ने कहा ऑपोजिशन के लिए दिसंबर तक झाड़ू फिरने वाली है, तलबियां शुरू हो गई हैं, तो फिर ये नून और शीन वाली बातें भी तो थोड़ी हद तक मान लेनी चाहिए। सर, आपको पता नून और शीन का ताल्लुक केस तो नहीं है कि पता है, इस केस में तो पता ही जो चले आपका तज्जिया था, बिल्कुल ठीक है। असद महमूद साहब, आप क्या कहेंगे जिसमें मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरा हतमी फैसला जो वो मियां साहब का होता है? वो अलग बात है, शहबाज शरीफ साहब 30-40 साल से सियासत कर रहे हैं, और साथ में ये भी कह देती हैं कि जो मैंने और नवाज शरीफ साहब ने बयानिया अपनाया है इसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। तो यानी कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये बोझ नहीं उठा सकते। मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, मेरा ख्याल है अगर नून को या नवाज शरीफ को अगर इस मुश्किल के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है मरियम सफ्दर का। मैं आपसे बताऊं, अच्छा, आप देखिए, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है कि आप जब 2013 के अंदर नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया कंट्री को एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी बेटी ने 90 दिन के अंदर मीडिया सेल खोल लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और वो मीडिया सेल क्या था? इट वाज एक्चुअली प्रोपेगेटिंग अगेंस्ट योर आर्म्ड फोर्सेस। डू यू थिंक ये इस तरीके से सारा कुछ होता है? डू यू थिंक कि ये इस तरह का नैरेटिव एक लिहाज से किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उसको लेके चलना चाहिए? और जहां तक मैं आपसे बताऊं, चाहे जिस तरह भी आप कह लें, शहबाज शरीफ को या उनके बेटे अगर हमजा शहबाज की भी आप बात करते हैं, जैसा भी है, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रगड़ा इन दोनों बेचारों ने एक लिहाज से। ठीक है, आपका पॉइंट है। असद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सफ बंदियां कर रही है और बज़ाहिर इस बार तो लग रहा है कि वो हुकूमत को घर तो नहीं भेज सकेगी, लेकिन टफ टाइम जरूर दे सकेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।